हाय बच्चों। आज हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम शुरू से एक एक चीज़ों को कवर करते हुए जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कितने टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। इन लोग न्यूक्लियोटाइड के बने हुए रहते हैं। दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए होता है और आरएनए होता है। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए पहले की दुनिया को हम आरएनए वर्ल्ड कहा करते थे। और आरएनए से ही डीएनए को डिस्कवर किया गया, क्योंकि आरएनए में कुछ ड्रॉबैक्स हमको दिखाई देते थे। आरएनए हाईली रिएक्टिव और लेस स्टेबल होता है। हम लोग ने और क्या बात किया था यहाँ पर कि जेनेटिक्स की शुरुआत या वंशागति की जो शुरुआत हुई थी वो मेंडल से हुआ था। ठीक है, ग्रीगर जॉन मेंडल को इसीलिए हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। पर वो पेशे से साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक फादर थे। वो चर्च में सर्व करते थे, वो प्रीच करते थे। और हम लोग ने ये सारी चीज़ें देखा है, हम लोग ने पूरा इसका बैकग्राउंड देखा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो आई गेस आप लोग वो वाले लेक्चर को देख लेंगे। इफ अगर नहीं भी देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। अच्छा, और एट द सेम टाइम लेट मी बी क्लियर कि आप लोग का ये वाला जो चैप्टर है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देखो बेटा, ये वाला चैप्टर बहुत सारे बच्चे लोग को टफ पड़ता है। तो जो दूसरे लोग के लिए टफ है ना, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, तो ऑटोमेटिकली आप बाकी लोग से आगे निकल जाओगे। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखने वाले हैं। सी स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। अगेन एक बार थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, हम डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। डीएनए और आरएनए एक टाइप के पॉलीमर होते हैं। इन लोग पॉलीमर होते हैं। इन लोग जो चीज़ों से मिलके बने होते हैं वो होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एक जो डीएनए या जो आरएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिल के बना रहता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक अटैच होते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ेंगे तो एक डीएनए या आरएनए का पूरा चेन बन के रेडी होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डीएनए और आरएनए को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, या इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि जो डीएनए और जो आरएनए होते हैं इन लोग हमको कैसे भी दिखाई दे सकते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। सेम गोज फॉर आरएनए एज वेल। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमको डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही दिखाई देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमको सिंगल स्ट्रैंडेड दिखाई नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि डीएनए है तो वो हमको हमेशा डबल स्टैंडर्ड ही दिखाई देने वाला है। दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, सेम गोज फॉर आरएनए एज वेल। आरएनए हमको मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, बट इन लोग डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सी, एक जो अगेन हम लोग, मैंने क्या कहा कि जो डीएनए और जो आरएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ रहता है। इन लोग पॉलीमर होते हैं, दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और इसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। सी, एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये तीन चीज से मिलके बना हुआ होता है, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट ग्रुप। ठीक है, फिर से रिपीट करियो। एक जो डीएनए या जो आरएनए होते हैं इन लोग न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये तीन चीज से मिलके बना हुआ होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट ग्रुप। फोस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए और आरएनए में हमको नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है। पेंटोज शुगर एक ऐसा शुगर होता है जो 5 कार्बन से बना हुआ होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, पेंटोज 5 कार्बन के बने हुए इन लोग शुगर होते हैं और नाइट्रोजन बेस से बने रहते हैं। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? इन लोग ऐसे केमिकल होते हैं जो नाइट्रोजन से बने होते हैं। कॉमन सेंस। ठीक है, देखो ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये नाइट्रोजन बेस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर दो चीजें आती है जिसको हम एजी बोलते हैं। पिरिमिडिन के अंदर तीन चीज आता है जिसको CUT कहा जाता है। ठीक है, अगेन जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये तीन चीज से मिलके बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में दो चीजें आती हैं, एजी
मम्मी लोग बुलाते हैं ना पापा को, ये जी सुनो ऐसा, वो वाला नहीं है, ये केमिकल होते हैं। पिरिमिडिन, पिरिमिडिन दूसरा टाइप का नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें आता है CUT, इसको याद रख सकते हो, कट, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही याद रखा था अपने टाइम पे। A stands for adenine, G stands for guanine, C stands for cytosine, U stands for uracil, T stands for thymine। देखो अभी ये सबको ना प्लीज अभी नोट मत करना, सिर्फ सुनते जाओ, आगे जाके ये सारी चीजें स्लाइड में लिखा हुआ है आप लोग का, तो इफ जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हालांकि ये एनसीईआरटी की ही चीजें हैं पूरी, तो आई होप तुम लोग अगेन अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके ही बैठे हो। बहुत जरूरी है बेटा एनसीईआरटी को रीड करना, क्योंकि जब तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना अभी 12th के बाद जब पढ़ोगे, या अगर आप ऑलरेडी नीट का प्रिपेयर कर रहे हो, तो एनसीईआरटी इज अ मस्ट बुक। इसकी एक एक लाइन समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ड्रॉप लिए हो, एक बार नीट दे चुके हो, तो पता होगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी को डीकोड करना। सिर्फ ना रीड करने से बात नहीं बनेगा, आपको समझ भी आना चाहिए ये बुक में लिखा क्या है। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करते हैं और इसीलिए वो अच्छा स्कोर कर नहीं पाते हैं। तो फॉर यू टू स्कोर गुड यू हैव टू अंडरस्टैंड the book as well, okay। anyway देखो आगे, अगेन नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में Ag आता है, पिरिमिडिन में CUT आता है। जो पेंटोज शुगर होते हैं, पेंटोज शुगर भी दो टाइप के होते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। अभी पढ़ा हमने, दो टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन एंड गुआनिन Ag, एंड पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ठीक है। एक डीएनए या जो आरएनए होता है उसमें हमको टोटल 5 में से सिर्फ 4 नाइट्रोजन बेस ही दिखाई देते हैं। टोटल 5 नाइट्रोजन बेस है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो इन 5 नाइट्रोजन बेस में से हमको डीएनए या आरएनए में कोई से 4 दिखाई देते हैं, ठीक है। हमको डीएनए में AGC-T दिखाई देता है, ठीक है, डीएनए में, और आरएनए में हमको AGCU दिखाई देता है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जो एडेनिन और जो गुआनिन होता है और जो साइटोसिन होता है, ये हमको डीएनए और आरएनए में दोनों में दिखाई देगा। जो यूरेसिल होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमको आरएनए में दिखाई देता है, और जो थाइमिन होता है हमको सिर्फ और सिर्फ डीएनए में दिखाई देता है, ठीक है। थाइमिन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल भी होता है। अगेन आगे सारी चीजें लिखी है स्लाइड में, अभी नोट मत करना, सिर्फ समझते जाओ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ तुम लोग को, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक जो डीएनए या जो आरएनए होता है, इनके में टोटल 5 नाइट्रोजन बेस में से सिर्फ कोई से 4 ही दिखाई देते हैं, जिसमें से जो प्यूरिन होता है, ये दोनों प्यूरिन कॉमन होते हैं डीएनए और आरएनए में, ठीक है। अगर हम लोग पिरिमिडिन की बात करेंगे तो पिरिमिडिन में साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में दिखाई देता है हमको, ठीक है। बट यूरेसिल एंड जो थाइमिन होता है, यूरेसिल आरएनए में दिखाई देता है, थाइमिन हमको डीएनए में दिखाई देता है, ठीक है। वही चीज लिखी है, क्या लिखा है, साइटोसाइन या साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, whereas thymine is present in DNA। अभी देखा हमने, यूरेसिल is present in RNA at the place of thymine, ठीक है। यू नो यूरेसिल होने के कारण भी जो RNA होते हैं, इन लोग हाईली रिएक्टिव और लेस स्टेबल होते हैं, हम लोग बात करेंगे दोबारा से। 5 मिथाइल यूरेसिल, another chemical name for the thymine, very 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 important, ये तुम्हारे कंपटीशन में आ सकता है, आता ही है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देखो ये होते हैं नाइट्रोजन बेस, ये है नाइट्रोजन बेस। यहाँ पर ये पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन में साइटोसिन दिखाई दे रहा है, थाइमिन दिखाई दे रहा है, एंड यूरेसिल दिखाई दे रहा है। प्यूरिन में अगेन, प्यूरिन में दो चीजें आती है, एडेनिन एंड गुआनिन आता है। इसके स्ट्रक्चर को नहीं याद रखना है, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि 5 टाइप के टोटल नाइट्रोजन बेस होते हैं, ओके, जो कि डिवाइडेड है 2 ग्रुप में, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अगेन जो पेंटोज शुगर होते हैं, इसको हम लोग अभी जस्ट देखे, जो पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया कि जो पेंटोज शुगर होते हैं, ये ऐसे शुगर होते हैं जो 5 कार्बन के बने हुए रहते हैं, ठीक है। इन लोग भी 2 टाइप के होते हैं,
डीएनए के पेंटोज शुगर को हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं, एंड आरएनए के पेंटोज शुगर को हम लोग राइबोज पेंटोज शुगर बोलते हैं। आई रिपीट, डीएनए के पेंटोज शुगर को हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं, एंड आरएनए के पेंटोज शुगर को हम लोग राइबोज पेंटोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर तो जो पेंटोज शुगर होता है 5 कार्बन का बना रहता है, ये कार्बन 1 2 3 4, ये 5th कार्बन, ठीक है, ऐसा होता है। एक चीज ध्यान से समझना, जो आरएनए का जो पेंटोज शुगर होता है ना, आरएनए के पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन में हमको OH ग्रुप दिखाई देने की वजह से जो आरएनए होता है, आरएनए हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल होते हैं। हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, अगेन ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खुद ही समझ जाओगे। कई लोग रहते हैं ना बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा पिंच कर दो तो उन लोग तुरंत भड़क जाते हैं, तो मेरा पेन कैसे लिया, ठीक है पेन, तो मेरा पेन कैसे लिया, मुझे क्यों टकराया, एकदम तुरंत हाइपर हो जाते हैं, लड़ने के लिए करते हैं। तो उन लोग कितने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जिन लोग इतना ज्यादा बात बात पे रिएक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स उन लोग कम स्टेबल, उनको थोड़ा सा छेड़ दो तुरंत अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, सेम सेम ऐसे ही आरएनए होता है। जो आरएनए होता है, इसके पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन में बेसिकली ये ऑक्सीजन होने के कारण जो आरएनए होते हैं ये हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल होते हैं। अब थोड़ा सा समझना, अगर कोई भी चीजें हाईली रिएक्टिव है ना, तो वो हमारे लिए कभी भी अच्छे नहीं होते। थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज होगा तुरंत लोग रिएक्ट करते, तुरंत अनस्टेबल हो जाते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड केस, यू नो। इसीलिए जरूरत पड़ी आरएनए से डीएनए को इवॉल्व करने की। तो आरएनए में हमको ये जो ड्रॉबैक दिखाई दे रहा था ना कि आरएनए हाईली रिएक्टिव और लेस स्टेबल होता है, इसी ड्रॉबैक को डीएनए में हटाया गया था। तो जो डीएनए होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल होने के कारण इन लोग लेस रिएक्टिव होते हैं। जो डीएनए होते हैं इन लोग लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं ना, यू नो, जब आरएनए से डीएनए को इवॉल्व किया जा रहा था तो कुछ भी नहीं किया गया, आरएनए के पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए। ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव किए तो डीएनए बन गया। सी, इसके सेकेंड कार्बन में, डीएनए के सेकेंड कार्बन में हमको ऑक्सीजन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव किया गया, डीऑक्सीजनेशन किया गया, इसलिए डीएनए के राइबोज शुगर को हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। अगेन ये बिल्कुल भी रटने की बात नहीं है, ठीक है। आई गेस तुम लोग को समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा ना, दोबारा से बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो आप लोग पीछे कमेंट भी कर सकते हो। बहुत अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। तो देखो हमने क्या बात किया कि जो आरएनए होता है, आरएनए इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, यूरेसिल की वजह से। और सेकेंड रीजन क्या है, इनके पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन में ऑक्सीजन दिखाई देता है, OH ग्रुप दिखाई देता है, इसीलिए जो आरएनए होते हैं इन लोग हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल होते हैं। आरएनए से जब डीएनए को इवॉल्व किया जा रहा था तो यूरेसिल की जगह थाइमिन को रखा गया। एट द सेम टाइम इनके सेकेंड कार्बन, इनके पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिया गया, ऑक्सीजन को रिमूव किए, डीऑक्सीजनेशन हुआ और फिर बन के रेडी हुआ डीऑक्सीराइबोज शुगर। ऐसा होता है, ठीक है। तो जो पेंटोज शुगर होता है ये हमको डीएनए का पेंटोज शुगर ऐसा दिखाई देता है, इनके सेकेंड कार्बन में ऑक्सीजन नहीं दिखाई देता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है ना कि एक जो पेंटोज शुगर होता है, इस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से आकर जुड़ता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से आकर जुड़ता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो कि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, देखो मैं कुछ भी बोलूँ, ठीक है, डीएनए और आरएनए वो दोनों में सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ दो डिफरेंस दिखाई देगा। आरएनए में यूरेसिल दिखाई देगा, डीएनए में थाइमिन दिखाई देगा। ठीक है, आरएनए के सेकंड कार्बन में OH दिखाई देगा, डीएनए में नहीं दिखाई देगा, बाकी पूरी चीजें पूरा सेम है इनका स्ट्रक्चर। तो एनीवे 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए और आरएनए में, ATGC। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जब इसके फर्स्ट कार्बन के OH से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, जैसी पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, वैसे ही अब हम इसको एक साथ मिला के न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फिर से रिपीट करियो, जैसे डीएनए के पेंटोज शुगर या नॉर्मली पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से जैसे OH आके जुड़ते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं,
क्या कहा मैंने, जैसे डीएनए के पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के ओएच से नाइट्रोजन बेस आके जुड़ता है, वैसे अब हम इसको न्यूक्लियोसाइड बोलने लगते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जो बॉन्ड बनाता है ना ओएच के साथ, इस बॉन्ड को हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन बेस बना रहे हैं तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बोल देते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस है तो 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड भी दिखाई देने वाले हैं, हम बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ तक कि क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। ये होता है सी। अगेन मैंने क्या बताया अभी तक के, हम लोग ने क्या बात किया कि एक जो पेंटोज शुगर होता है, ये पेंटोज शुगर है, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ये फिफ्थ, फर्स्ट कार्बन के OH से आके नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताना कमेंट डाउन करके कि ये वाला कौन सा शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है कि ये राइबोज शुगर है, ठीक है। एनीवे हम लोग ने क्या देखा कि ये जो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से नाइट्रोजन बेस आके अटैच होता है और इस बॉन्ड को हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से नाइट्रोजन बेस आके जुड़ता है, वैसे ही हम इसको एक साथ मिला के न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होंगे, एटीजीसी, एटीजीसी, तो हमको 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, 1 मिनट यार, पता नहीं कहाँ चले गया, फिर से बना लेते हैं। देखो क्या बात की, फर्स्ट कार्बन के OH से आके नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन बेस जुड़ता है वैसे हम इसको एक साथ मिला के न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। इस न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, ये पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन के OH से आके जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो अब हम उसको न्यूक्लियोसाइड ना बोल के ये पूरे को एक साथ मिला के हम न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड ये होता है। जो फॉस्फेट होता है, फिफ्थ कार्बन के OH से फॉस्फेट आके जुड़ता है और जो बॉन्ड बनाता है, इसको हम लोग फोस्फो ईस्टर लिंकेज बॉन्ड बोलते हैं। फोस्फो ईस्टर, मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, फोस्फो ईस्टर लिंकेज बोलते हैं, ठीक है, या फोस्फोइस्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। फॉस्फेट आके जुड़ रहा है इसलिए फोस्फोइस्टर लिंकेज बोलेंगे, नाइट्रोजन बेस जुड़ रहा है इसलिए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक के हम लोग ने क्या पढ़ा कि एक जो डीएनए और जो आरएनए होते हैं, इन लोग न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस भी 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2 लोग आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन में 3 लोग आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। इसके बाद पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। डीएनए के पेंटोज शुगर को हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलेंगे एंड आरएनए के पेंटोज शुगर को हम लोग राइबोज पेंटोज शुगर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोग ने पूरा पूरा पढ़ लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, ठीक है। तो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा और ये न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। इसी न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ कार्बन के OH में फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ता है और अब हम इसको एक साथ न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। वही तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये 3 चीज से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच होंगे और पूरे एक चेन बन जाएगा, उसी को हम लोग डीएनए या आरएनए बोल देते हैं। इजी, बहुत इजी है ये। देखो ये है, यही है, क्या क्या है, सी देखो, ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। ये मुझे बताओ कि ये डीएनए का है कि आरएनए का। आरएनए का पेंटोज शुगर है, सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। इसके फर्स्ट कार्बन के OH से नाइट्रोजन बेस आके जुड़ेंगे, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस आके जुड़ा, एडेनिन जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड बना देता है, ठीक है। 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड होते हैं, अगर एडेनिन आके जुड़ता है तो हम लोग उसको डीऑक्सी एडिनोसाइन बोल देते हैं। मोनोफॉस्फेट सिर्फ एक ही फॉस्फेट अगर आके जुड़ा है तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर एडेनिन आके जुड़ा है तो डीऑक्सी एडेनिन बोल देंगे। अगर इसी
डीऑक्सीराइबोज शुगर में ग्वानिन आके जुड़ा है तो हम लोग इसको डीऑक्सीगोनोसाइन बोल देते हैं, ठीक है। सेम ऐसी अगर थाइमिन आके जुड़ा है तो डीऑक्सीथाइमिडिन बोल देते हैं, या अगर साइटिडिन जुड़ा है, साइटोसिन जुड़ा है तो डीऑक्सीसाइटिडिन बोल देते हैं। ये डीएनए की बात है, ठीक है। सेम गोज फॉर आरएनए एज वेल। आरएनए के न्यूक्लियोसाइड के लिए हम लोग डीऑक्सी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स उनके शुगर को हम लोग डीऑक्सी थोड़ी बोलते हैं। तो राइबोस के लिए हम लोग अगर सिंपल ये आरएनए का पेंटोज शुगर होता तो अब मैं इस न्यूक्लियो ये फॉस्फेट ग्रुप का भी ध्यान मत देना, ठीक है। तो अभी हम लोग इस अगर ये आरएनए का पेंटोज शुगर होता तो अब मैं इस न्यूक्लियोसाइड को डीऑक्सी एडिनोसाइन ना बोल के सिर्फ एडिनोसाइन बोलती, ठीक है। डीऑक्सी डीएनए के लिए यूज करते हैं, डीऑक्सी गोनोसाइन की जगह सिर्फ गोनोसाइन वर्ड का यूज करती है। ये चीज एनसीईआरटी में लिखा है, अभी हम लोग रीड करेंगे। अगेन ऐसे ही है यहाँ पर, ठीक है। डीऑक्सीथाइमिडिन या थाइमिडिन, डीऑक्सी साइटिडिन ये बोलते हैं। आरएनए में थाइमिन ना होके यूरेसिल होता है तो हम लोग यूरिडिन वर्ड का यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। ये होता है सी एक जो अभी हम लोग बात किए अभी जस्ट कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इन लोग तीन चीज से मिलके बने हुए होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। इसी को एक साथ मिला के हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। एक बार मुझे फिर से बताओ कि जब नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? वेरी गुड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, ठीक है। वेरी गुड, याद हो गया। जब फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? फोस्फोइस्टर लिंकेज, फोस्फोइस्टर लिंकेज बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत इजी है, एकदम रटने वाली चीजें नहीं है ये, ठीक है। फोस्फोइस्टर लिंकेज बनाता है, ये होता है लिंकेज, ऐसा होता है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं ना वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो पहले तो इसको समझो, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? अ नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू OH of first carbon of pentose sugar through N glycosidic linkage to form a nucleoside, ठीक है। अगर अगेन आई गेस मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, अगर एडिनिन जुड़ा है तो उसको डीऑक्सी एडिनोसाइन या एडिनोसाइन बोल देंगे। अगर गोनिन जुड़ा है तो डीऑक्सी गोनोसाइन या गोनोसाइन बोल देते हैं। साइटिडिन जुड़ा है तो साइटोसिन जुड़ा है तो साइटिडिन या डीऑक्सी साइटोडिन बोलते हैं, ठीक है। अगर थाइमिन जुड़ा है तो डीऑक्सी थाइमिडिन, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है तो यूरिडिन बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड के नाम है, ये डीएनए में न्यूक्लियोसाइड को ये बोलते हैं, डीऑक्सी डीऑक्सी लिखा है ना, ठीक है। आरएनए में सेम डीऑक्सी एडिनोसाइन का एडिनोसाइन बोल देते हैं, इजी है। आगे क्या लिखा है ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर अटैच होता है? फिफ्थ कार्बन के OH से जाके अटैच होता है, वही लिखा है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू कौन सा बॉन्ड बनाएगा? और यहाँ पर फोस्फोइस्टर लिंकेज बॉन्ड बनाता है। वेरी नाइस। जैसे फोस्फोइस्टर लिंकेज बॉन्ड बनाएगा अ कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। जैसी न्यूक्लियोसाइड से फोस्फेट आके जुड़ेगा तो अब हम उसको न्यूक्लियोसाइड ना बोल के न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा शुगर था, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा तो उसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, अगर राइबोज शुगर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, वही लिखा है। या तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे या तो न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। डीएनए के केस में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। आगे क्या लिखा है? टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू द 3,5 फोस्फोइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको ध्यान से समझना, ठीक है, कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते कैसे हैं। सी ये थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्या? थोड़ा सा ही छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से समझना, एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलके बना रहता है, एकदम क्लियर है हमको, ठीक है। अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं ना वो समझना। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फोस्फेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑलराइट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, हमको शुगर दिखाई दे रहा है, हमको नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहा है और हमको यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी हमको शुगर दिखाई दे रहा है,
हमको नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहा है और हमको ये फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं फॉस्फेट की वजह से। देखो ये फॉस्फेट को ध्यान से देखो, ये फॉस्फेट को ध्यान से देखो, ठीक है। जो फॉस्फेट होता है ये अपने खुद के न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के OH से एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, फिफ्थ कार्बन के OH से बॉन्ड बनाता है और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग, अपने एडजेसेंट, ठीक है, अपने ऊपर नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के OH से बॉन्ड बनाते हैं इन लोग, ठीक है, ऐसा बनाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फॉस्फेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर फॉस्फेट दो बॉन्ड बनाते हुए हमको नजर आते हैं, एक खुद के न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे और एक ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन, ये ठीक है, थर्ड कार्बन के OH से बॉन्ड बनाते हैं, जो कि फॉस्फेट यहाँ पर दो बॉन्ड बना रहा है, तो हम लोग इसको अब फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। फॉस्फेट दो बॉन्ड बना रहे हैं, डाइएस्टर लिंकेज कहा जाता है, या हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, ये थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के OH के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको फॉस्फो 3,5 डाइएस्टर लिंकेज भी बोल सकते हैं। इजी, ठीक है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। देखो फिर से समझो, एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में जब जो फॉस्फेट होता है, ये जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको फॉस्फोएस्टर लिंकेज बोलेंगे, पर जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो वहां पर हमको फॉस्फेट का जो बॉन्ड दिखाई देता है उसको हम लोग फॉस्फेट 3,5 डाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं, या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब ऐसे करके पूरे नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये फॉस्फेट के थ्रू अटैच है, अगेन ये भी फॉस्फेट के थ्रू अटैच है, ठीक है, हमको ऐसा दिखाई देता है। अब ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड का पूरा चेन बन के रेडी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिन करना, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का पूरा चेन बन के रेडी हो रहा है, तो हमको क्या समझ में आएगा कि कोई सा पहला न्यूक्लियोटाइड होगा और कोई सा एक आखिरी न्यूक्लियोटाइड होगा, राइट है ना। जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट फ्री होगा, यहाँ पर ये पहला न्यूक्लियोटाइड है और ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड है ना। पहले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट यहाँ पर फ्री होगा, है ना। ऑफ कोर्स ये पहले है तो ये तो और कहीं पर बॉन्ड बना भी नहीं सकता वहां पर, ठीक है। और ये जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड दिखाई देगा इसका थर्ड कार्बन का OH फ्री होगा, है ना। आई गेस तुम लोग थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो, इजी है बेटा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्या बताया मैंने कि एक जब ऐसे करके जब पूरा न्यूक्लियोटाइड का चेन बनता है तो उस चेन में हमको एक पहला न्यूक्लियोटाइड दिखाई देगा और एक आखिरी न्यूक्लियोटाइड दिखाई देगा, ठीक है। जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट फ्री होगा और जो आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसके थर्ड कार्बन का OH फ्री होगा, क्योंकि उसका फॉस्फेट तो ऊपर वाले के साथ तो बॉन्डिंग करेगा अभी भी, ठीक है, तो उसका थर्ड कार्बन का OH हमको फ्री दिखाई देगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन बनती है ना तो उसमें हमको दो एंड दिखाई देते हैं, एक 5 एंड बोलेंगे और एक 3 एंड बोलेंगे, ठीक है। 5 एंड की तरफ हमको हमेशा फॉस्फेट दिखाई देगा और 3 एंड की तरफ हमको हमेशा OH दिखाई देने वाला है। इसको हम लोग 5 एंड और 3 एंड बोलते हैं, ठीक है, 5 एंड 3 एंड, या हम इसको 5 प्राइम और 3 प्राइम भी कहते हैं, ठीक है, 5 प्राइम और 3 प्राइम। ऑफ कोर्स मैं चेन की बात कर रही हूँ, अगर हम बोल रहे हैं कि DNA और RNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है तो उस चेन का स्टार्टिंग और एंडिंग होगा। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग 5 एंड या 5 प्राइम बोलते हैं और उसके एंडिंग को हम लोग 3 एंड या 3 प्राइम बोलते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। याद रखना कि ये जो 5 एंड या जो 5 प्राइम होता है ना ये हमेशा स्टार्टिंग होता है, ठीक है, ये हमेशा स्टार्टिंग होता है और हमको ऐसे नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए दिखाई देते रहते हैं, इनसे ऐसे पूरे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पूरा चेन दिखाई दे रहा है और बीच में पूरे ऐसे नाइट्रोजन बेस हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सीढ़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बैकबोन दिखाई दे रहा है। तो एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चेन होता है उसका जो बैकबोन बना रहता है ना, जिसके थ्रू नाइट्रोजन बेस पूरे चिपके हुए रहते हैं, वो जो बैकबोन होता है वो बैकबोन शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ होता है। अगर शुगर नहीं होगा तो नाइट्रोजन बेस का भी नहीं जोड़ पाएगा, इसीलिए हम शुगर और फॉस्फेट को एक साथ मिला के बैकबोन ऑफ DNA या RNA बोलते हैं, या बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है उसको, ठीक है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। देखो
ये है वही कि एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन बन के रेडी होती है, हमको ये 5 एंड दिखाई दे रहा है, ये 3 एंड दिखाई दे रहा, 5 एंड की तरफ फॉस्फेट दिखाई देता है, 3 एंड की तरफ OH दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखो सी, अब इसको देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, वही जो हम लोग ने पूरा बात किया, अब यही चीज हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, हम एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 2 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक किसके थ्रू होते हैं, फोस्फेट के थ्रू, और वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, 3,5 फोस्फो डाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है, वही चीज लिखा हुआ है। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड इन such a manner to form a polynucleotide chain, I guess क्लियर हो गया होगा, ये एनसीईआरटी है। ठीक है, द पॉलीमर दस फॉर्म्ड, जो पॉलीमर बन के रेडी होते हैं उसमें हमको 2 एंड दिखाई देते हैं। ठीक है, एक हमको 5 एंड दिखाई देता है और एक हमको 3 एंड दिखाई देता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। इसमें हमको क्या क्या दिखाई देता है, हमको एक 5 एंड दिखाई देता है और एक 3 एंड दिखाई देता है। ठीक है, 5 एंड की तरफ हमको क्या दिखाई देता है, 5 एंड की तरफ हमको फोस्फेट दिखाई देता है, फ्री फोस्फेट होता है, फ्री फोस्फेट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग 5 एंड 5 प्राइम या 5 एंड ऑफ शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, और 3 एंड की तरफ हमको क्या दिखाई देता है, फ्री OH ग्रुप दिखाई देता है, कहाँ पर, थर्ड कार्बन में दिखाई देता है, इसीलिए उसको 3 एंड कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग पूरा अभी हम लोग जस्ट पूरा देखे हैं। ठीक है, इसको हम समझ चुके हैं। देखो आगे क्या लिखा है, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फोस्फेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैं तुम लोग को सिर्फ कंपटीशन नीट के लिए पढ़ रहे हैं या हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरा स्क्रैच से चालू कर रहे हैं पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से थ्योरी लिख के आ सकते हो, और अगेन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम लोग नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर करें, नीट में भी नहीं, उसमें करोगे ही तुम लोग बहुत अच्छे स्कोर। ठीक है, बट उसके लिए मन लगाकर पढ़ना भी है, अच्छे से मेहनत करो, अभी एज है पढ़ने की तुम लोग की, अभी मेहनत करने की एज है ना, आगे जाके फिर अच्छा जो तुम लोग आज बो रहे हो उसको तुम लोग काटोगे आगे जाकर। तो बेटर है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो आजकल, हो सकता है कि आप कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग ना जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर जील है ना तो तुम ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, और ये इतना अच्छा कंटेंट है कि आप लोग को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कहीं पर जाने की। तो एनीवे हम लोग देखते हैं, अच्छे से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, सब बहुत अच्छा होता है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। ठीक है, फल की चिंता हमारा खुदा देखता है, हमारे ईश्वर देखते हैं उसको। ठीक है, एनीवे सी क्या है अगेन कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है उसका जो बैकबोन होता है ये शुगर एंड फॉस्फेट से बना होता है, और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इन लोग निकले हुए हमको दिखाई देते हैं, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बैकबोन। ठीक है, ये लिंक्ड होते हैं किससे, नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़े हुए रहते हैं। शुगर में कहाँ से जुड़े रहेंगे बताओ, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, वेरी नाइस, फर्स्ट कार्बन के OH से कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, वेरी गुड, फोस्फो सॉरी नाइट्रो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है, ऐसा होता है। सी अगेन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आरएनए के बारे में, आरएनए में सिर्फ 2 ही जगह हमको चेंजेस दिखाई देंगे। जो आरएनए होता है, आरएनए के सेकेंड पोजीशन में हमको एक्स्ट्रा OH ग्रुप दिखाई देता है। ठीक है, किसके सेकेंड पोजीशन में, इसके राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन में हमको एक्स्ट्रा OH ग्रुप दिखाई देता है। एट द सेम टाइम जो आरएनए होता है उसमें हमको यूरेसिल दिखाई देता है इन प्लेस ऑफ थायमिन। थायमिन का दूसरा नाम क्या होता है, 5 मेथाइल यूरेसिल, जिसको हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग को पता रहना चाहिए कि ये क्या होता है। देखो दैट्स इट, यहाँ तक के आई गेस पूरी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। एक बार हम लोग शुरू से रिवाइज करें, भले थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो या भले थोड़ा सा टाइम लगे, पर अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं ना तो प्लीज़ ट्राई करो कि इसको ना पढ़ते पढ़ते ही तुमको सारी चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि बेटा आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, आप लोग को केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है। तो बेटर है अगर आप लोग बायो पढ़ रहे हो तो उसको लेक्चर के बीच में ही सारी चीज़ों को याद कर लो। तो चलो बताओ एक बार शुरू से हम लोग ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है, कि 2 टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। हम लोग डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। डीएनए और जो आरएनए होते हैं ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के।
न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलके बना होता है, क्या क्या? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फोस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस भी 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड pyrimidine। प्यूरिन में एडेनिन एंड गुआनिन आता है, pyrimidine में CUT कट आता है। जो pyrimidine होता है, pyrimidine में जो साइटोसिन होता है ये DNA एंड RNA दोनों में दिखाई देता है। यूरेसिल सिर्फ RNA में दिखाई देगा, थाइमिन सिर्फ DNA में हमको दिखाई देता है। पेंटोज शुगर 2 टाइप के होते हैं, डीएनए के पेंटोज शुगर को हम लोग डीऑक्सीराइबो शुगर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। आरएनए के राइबोज शुगर, सॉरी आरएनए के पेंटोज शुगर को हम लोग राइबोज शुगर बोलते हैं, ठीक है। ये होता है, अभी तक हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक जो अगेन जो शुगर होता है, जो पेंटोज शुगर होता है, उसके फर्स्ट कार्बन के OH से कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन बेस। और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बनाते हैं। और इसके फिफ्थ कार्बन के OH से फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ता है, वो फॉस्फोएस्टर लिंकेज बनाते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए अगेन फॉस्फेट ग्रुप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये यहाँ पर जो 2 बॉन्ड बनाते हैं उसको हम लोग फॉस्फो 3,5 डाइस्टर लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके एक पूरी चेन बन के रेडी होती है, जिसमें एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग को हम लोग 5 एंड बोलते हैं, एंडिंग को हम लोग 3 एंड बोलते हैं। 5 एंड की तरफ हमेशा फॉस्फेट खाली दिखाई देगा, इसलिए फ्री फॉस्फेट बोलते हैं। 3 एंड की तरफ हमको हमेशा खाली OH ग्रुप दिखाई देता है, जिसको हम लोग फ्री OH या ग्रुप बोलते हैं, या 3 एंड या 3 प्राइम कहा जाता है उसको, ठीक है। एक जो डीएनए या जो आरएनए होता है, इसका जो बैकबोन होता है ये शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है, और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये हमको बीच में दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखते हैं। देखो अभी तक के हम लोग इसके स्ट्रक्चर को तो समझ रहे हैं, हम और बात करने वाले हैं, ठीक है, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी इसके बाद है। ध्यान से समझना, डीएनए के बारे में ना सबसे पहली बार हमको कब पता चला था? एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर करके। फ्रेडरिक मिशर ने हमको 1869 में सबसे पहली बार डीएनए के बारे में बताया था। हालांकि फ्रेडरिक मिशर को ये पता नहीं था कि वो जिस चीज को डिस्कवर कर रहे हैं वही एक जेनेटिक मटेरियल, उनको पता नहीं था, ठीक है। जैसी जैसी टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ ना, वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। और जो फ्रेडरिक मिशर थे, फ्रेडरिक मिशर जब सेल को पढ़ रहे थे, सेल को, वो न्यूक्लियस को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई सा ना डेंस पार्टिकल है, ठीक है। और जो कि वो जो पार्टिकल था वो डेंस पार्टिकल था, डेंस केमिकल था, और वो एसिडिक नेचर का था, इसलिए फ्रेडरिक मिशर ने उसका नाम न्यूक्लियन रख दिया था, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिशर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द डीएनए। अगेन इनको पता नहीं था कि ये जिसको डिस्कवर कर रहे हैं वो डीएनए है या वो एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इन्होंने उसका नाम न्यूक्लियन रखा था। न्यूक्लियन क्यों रखा था? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है जो डीएनए होता है, और ये एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए न्यूक्लियन नाम रखा गया था। आगे क्या लिखा है? हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटेक्ट, द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहना चाह रहे हैं कि फ्रेडरिक मिशर ने जब डीएनए को एज अ न्यूक्लियन करके डिस्कवर किया, तो टेक्निकल लिमिटेशन होने के कारण ना हम डीएनए को और ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे थे। देखो बेटा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ ना, वैसे वैसे हम मेडिकल साइंस में और आगे बढ़ते गए। जैसी जैसी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वैसे हम और डीप डाउन जाके चीज़ों को समझ सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो वैसे ही हुआ। फ्रेडरिक मिशर के डिस्कवरी के बाद, जो कि टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन होने के कारण हम न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को एज अ न्यूक्लियन नाम से खोज तो लिए थे, पर उसको और पढ़ने के लिए हमको और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी बढ़ता गया ना, तब हम फिर डीएनए को पढ़ना चालू किए थे। तो यहाँ पर वही लिखा है कि टेक्निकल लिमिटेशन होने के कारण हम काफ़ी लंबे वक्त तक के डीएनए को डीप डाउन जाकर पढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। ये है, आई गेस यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। अभी तक के हम लोग ने क्या देखा कि जो डीएनए और जो आरएनए होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना रहता है, कैसे इन लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है। बट अभी अभी क्वेश्चन क्या था साइंटिस्ट लोग के सामने कि ठीक है, हमको समझ में तो आ गया कि एक जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है, पूरा इन लोग ऐसे चेन बनाते हैं। बट द
द मेन पॉइंट इज कि ये न्यूक्लियोटाइड का चेन तो बनता है, पर वो चेन हमको दिखाई कैसे देता है, कि वो चेन हमको ऐसे सीधा दिखाई देगा, ठीक है, कि वो चेन हमको ऐसे घुमा हुआ दिखाई देगा, कि हमको 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 ऐसा दिखाई देगा, वो चेन होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ से फिर डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। दो साइंटिस्ट आए, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया 1953 में। इन दोनों ने साथ में ये बताया कि एक जो डीएनए होता है ना, ये हमको लीनियर नहीं दिखाई देगा, स्पाइरल भी दिखाई नहीं देता, ये हमको हेलिक्स के जैसा दिखाई देता है, पूरे ऐसे इन लोग मुड़े हुए रहते हैं। और ये एक हेलिक्स नहीं होता, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हम लोग ने शुरू में क्या बात किया था कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए हमको दोनों साइड से दिखाई दे सकते, दोनों टाइप के दिखाई दे सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड हमको दिखाई देता है। डबल स्ट्रैंड मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जो वॉटसन एंड क्रिक थे, इन्होंने फाइनली 1953 में हमको ये बताया कि जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दो स्ट्रैंड तो ऑफ कोर्स होंगे, पर वो दो स्ट्रैंड हमको ऐसे लीनियर नहीं दिखाई देंगे, हमको स्पाइरल भी नहीं दिखाई देते हैं, हमको पूरे हेलिक्स के जैसे इन लोग मुड़े हुए दिखाई देते हैं। एंड इट वॉज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, ठीक है। वॉटसन एंड क्रीक ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया था कि जो डीएनए होता है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एंड इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, ये बाकी साइंटिस्ट लोग के डेटास को कलेक्ट करके इन्होंने एक कॉमन स्टेटमेंट दिया था। समझो, जो वॉटसन एंड क्रीक थे, उस टाइम का दौर ये था ना 1953, जब हम वंशागति को समझ रहे थे कि एक वंश से दूसरे वंश क्या चीज़ें ट्रांसफर होती है ना, डीएनए के बारे में और डीप डाउन जाकर समझा जा रहा था। तो जो साइंटिस्ट लोग के टाइम में जो कंपटीशन था ना, वो कंपटीशन इस बात का लगा हुआ था कि ये डीएनए दिखाई कैसे देता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ना अलग अलग टाइम पे काम कर रहे थे, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे एरविन चारगाफ करके। एरविन चारगाफ एक ऐसे साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने, यहाँ पर लिखा नहीं है, जो एरविन चारगाफ थे ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेस पेयरिंग रूल को दिया था, ठीक है। बेस पेयरिंग रूल क्या होता है ना, देखो ध्यान से समझो। एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जो ना डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, डीएनए के स्ट्रक्चर को वो समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा एरविन चारगाफ ने कि जब मैं डीएनए के बारे में पढ़ रहा था ना, तो मैंने क्या देखा कि जितना एडेनिन है ना उतना थाइमिन। मैं कलर को चेंज कर दूं क्या, ये दिखाई देगा मेरे ख्याल से, या ये दिखाई देगा मेरे ख्याल से, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एरविन चारगाफ ने क्या कहा कि जब मैं डीएनए को पढ़ रहा था ना, तो मुझे जितना एडेनिन दिखाई दिया उतना ही थाइमिन दिखाई दिया, और जितना ग्वानिन था उतना मेरे को साइटोसिन दिखाई दिया, ठीक है। मतलब एरविन चारगाफ ने ये कहा कि जब मैं डीएनए को पढ़ रहा था, तो सपोज कि डीएनए में मेरे को टोटल 10 एडेनिन दिखाई दिए, तो मुझे 10 थाइमिन भी दिखाई दिया। दोनों का कट के रेशियो कितना आया, रेशियो 1 आया, ठीक है। सेम गोज फॉर ग्वानिन एंड साइटोसिन एज वेल। अगर 10 ग्वानिन दिखाई दे रहे हैं तो साइटोसिन भी उनको 10 दिखाई दे रहे थे। ग्वानिन और साइटोसिन का भी रेशियो 1 आ रहा था, ठीक है। तो जो एरविन चारगाफ थे ना, उन्होंने यहाँ से बस एरविन चारगाफ ना इतना बता के बस अपने स्टेटमेंट को खत्म कर दिए कि एडेनिन और थाइमिन के बीच का रेशियो 1 होता है एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच का रेशियो 1 होता है, ठीक है। इसी बीच में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट ना एक मेथड को डेवलप किए थे। उस मेथड का नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा या एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड एक ऐसा मेथड होता है ना जिसमें हम कोई भी क्रिस्टलाइन कोई भी क्रिस्टल के ना स्ट्रक्चर को समझ पाते, पूरे एक्सरेस को बॉम्बार्ड किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, पढ़ोगे इसके बारे में फिजिक्स में। तो मॉरिस विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने एक मेथड के थ्रू, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू एक डाटा दिया था डीएनए के लिए, ठीक है। अब जो वॉटसन एंड क्रिक थे ना, वॉटसन एंड क्रिक ना अपना बहुत दिमाग लगाया, मतलब ऑफ कोर्स तभी इन लोगों को बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वॉटसन एंड क्रीक ने क्या दिमाग लगाया ना कि अगर एरविन चारगाफ बोल रहे हैं कि उनको एडेनिन और थाइमिन के बीच का रेशियो 1 दिखाई दिया और जितना ग्वानिन दिखाई दे रहा था उतना ही साइटोसिन दिखाई दे रहा था, इसका मतलब क्या हो सकता है? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर जितना एडेनिन उतना थाइमिन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पक्का ये दोनों एक दूसरे से पेयर अप करते होंगे,
है ना, जो कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो जितना एडेनिन उतना थायमिन दिखाई दे रहा है, तो पक्का इन लोग एक दूसरे से पेयर अप करते होंगे। इसी को ना रूल ऑफ बेस पेयरिंग कहा जाता है। तो जो वॉटसन एंड क्रीक थे ना, इन लोग ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा एंड रूल ऑफ बेस पेयरिंग के डेटा को सम अप किया और इनके रिजल्ट को एनालाइज करके एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके कारण इन दोनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था। आई गेस तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है। आगे क्या लिखा है? This proposition was also based on the observation of एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ के बारे में हम लोग ने अभी बात किया। जो एरविन चारगाफ थे, इन्होंने क्या दिया था याद रखना, इन्होंने रूल ऑफ बेस पेयरिंग दिया था, नाइट्रोजन बेस। इन्होंने क्या बताया था कि जितना एडेनिन होता है उतना हमको थायमिन दिखाई देता है। एडेनिन और थायमिन के बीच का रेशियो 1 होता है। गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच का रेशियो भी 1 होता है। ठीक है, ये चीज, इसी को हम लोग रूल ऑफ बेस पेयरिंग बोलते हैं। इसके अलावा रूल ऑफ बेस पेयरिंग क्या कहता है कि एडेनिन और थायमिन के बीच का रेशियो 1 है। इसका मतलब एडेनिन और थायमिन एक दूसरे से पेयर अप करते हैं एंड गुआनिन एंड साइटोसिन एक दूसरे से पेयर अप करते हैं। ठीक है, एडेनिन और थायमिन जब एक दूसरे से पेयर अप करते हैं तो इन लोग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। गुआनिन और साइटोसिन जब एक दूसरे से पेयर अप करते हैं तो इन लोग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये होता है। एडेनिन एक टाइप का प्यूरिन है। ठीक है, थायमिन एक टाइप का पिरिमिडिन है। अगर तुम लोग को याद होगा तो भूलना नहीं बेटा कुछ भी चीजों को। अगेन गुआनिन भी एक टाइप का प्यूरिन है ना, और साइटोसिन एक टाइप का पिरिमिडिन है। ये है पिरिमिडिन है। ठीक, तो इससे हम लोग को एक और चीज क्या समझ में आ रही है कि रोल ऑफ बेस पेयरिंग हमको और क्या बताता है कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से ही पेयर अप करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमको प्यूरिन प्यूरिन दिखाई दे रहा है, एजी अपने में पेयर अप कर रहा, नहीं। ठीक है, तो हमको रूल ऑफ बेस पेयरिंग ये भी बताता है कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के अगेंस्ट पेयर अप करते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ पेयर अप करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर अप करेगा। इसको मैं उल्टा भी बोल सकती हूँ कि जो थायमिन है ये एडेनिन के साथ पेयर अप करेगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर अप करेगा। ठीक है, ये मेरे को कौन से केस में दिखाई देगा बताओ? डीएनए के केस में, क्योंकि डीएनए में थायमिन होता है ना। अगर उसी को मैं आरएनए की बात करूंगी, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मेरे को दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो एडेनिन होगा ये थायमिन के साथ पेयर अप ना करके आप यूरेसिल के साथ पेयर अप करेगा, और गुआनिन और साइटोसिन हमको ऐसे दिखाई देते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर रख के चलो। इसी को हम लोग चारगाफ रूल, रूल ऑफ बेस पेयरिंग भी